So friends, today we are going to learn something very, very beautiful and a thing which you have never heard of, or maybe few of you know but are not sure about it 100%. This topic is relevant to your 12th standard and it is called as Provident Fund. I would like to know from each one of you, how many of you have heard this word Provident Fund? Please type a me. Okay, we have a few people who have heard about Provident Fund. Very nice to know. What do you know about Provident Fund? If you can unmute and share with our other friends, it would be great. Or you can type in the chat box. What is Provident Fund for you? What do you understand by Provident Fund? Who will start first? Anybody? Retirement savings scheme. Okay, wonderful. Okay, Tanvi says I read in bank. Pension. Harita says pension. Pension is a bit different. Okay, Manji says saving from salary. Wonderful. Retirement savings. Great. Siddhi, very good. What else? What else do you know about this term called as Provident Fund? So I was expecting anybody to unmute and talk, but anyways, let me go ahead. Provident Fund, as majority of you said, is one of the is a compulsory saving scheme run by the government. मुझे एक बात बताओ दोस्तों, पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत उम्र के कौन से वक्त पर पड़ती है? वैसे तो पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, बट यंग एज, मिडिल एज या ओल्ड एज, when do you require money the most? Okay, there is a young and the old age वाला गड़बड़ कुछ लोगों को लगता है. यंग एज में लगता है खुद के बारे में सोचते रहेंगे कि बहुत खर्चा है, पैसा ही नहीं है, बट द मोर करेक्ट आंसर इज ओल्ड एज. ओके, मानस इज मिडिल एज में भी लगता है. ऑल द टाइम इज ऑलवेज, आई टोल्ड ना, बट ओल्ड एज मोर स्पेसिफिकली बिकॉज व्हेन यू आर यंग, बच्चे हो, तो वो टाइम पे माँ बाप या कोई ना कोई तो है जो तुम्हारा ख्याल रखता है, जो तुमको पैसा देता है. व्हेन यू आर इन मिडिल एज, यू अर्न योरसेल्फ, आप खुद कमाते हो, तो पैसा आते जाते रहता है, पैसा रुकता नहीं है बट आते जाते रहता है. लेकिन ओल्ड एज में भरोसा नहीं बच्चे लोगों का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू 110 पीपल, यू ऑल आर द बेस्ट पीपल, बट अदर्स, दुनिया इतनी अच्छी नहीं, ठीक है. और शादी के बाद तो बहुत कुछ बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाती है. तो ऐसे टाइम पर माँ बाप का ख्याल रखना ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है, ये बहुत बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है. पेरेंट्स ऑन देयर साइड एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं कि मेरे बच्चे लोग बड़े होके मेरा ख्याल रखेंगे, बट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड नोस कि इट इज गोइंग इन ए डिफरेंट वे. नोबडी नोस कि क्या कल कैसे होगा. दिस इज द हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ. सो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि सबके अच्छे के लिए we will make this scheme called as Provident Fund. I am going to explain by a very simple basic example, my dear friends. आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है, and I am sure that you will understand what is Provident Fund in a few moments. 5 मिनट के बाद आप लोग सब लोगों को Provident Fund का पूरा स्कीम समझ में आ जाएगा. Let us presume that Mr. X is an employee of Reliance Industries Limited. So X is an employee who is working with Reliance Industries Limited, earning a monthly salary of rupees 50,000. तो आइडियली क्या होगा, 50,000 रुपया उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा. नाउ चांसेस आर वेरी हाई
कि यंग एज में तुम जब पैसा कमाना चालू करोगे ना मेरे दोस्तों, 50,000 मिला तो 50,000 रुपए का सामने खर्चा रहता है। आपको बहुत सारा चीज खरीदने का शौक रहता है, कपड़ा, जूता, घर, गाड़ी, मोबाइल, और एक बार खरीदा तो यू आर नॉट हैप्पी। दैट वो यंग ब्लड रहता है। चेंज 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 चेंज, नया चीज अपडेटेड मार्केट में आया तो अपने को खरीदने का इच्छा होता है, तो 50,000 भी कम पड़ता है। बट गवर्नमेंट क्या बोलता है, पूरा 50,000 तुम आज खर्चा करोगे तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। सो इन बिगर कंपनीज और स्पेशली इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, when an employee's salary is 50,000 rupees, pay attention carefully, government deducts, let us say 10%। तो 50,000 में से अगर हम लोग मान के चलते हैं 10%, मतलब 5,000, और यस उसको चेक देते वक्त चेक दिया जाता है ऑफ ₹45,000। अब जो 50,000 में भी नाखुश था वो 45,000 में भी नाखुश रहेगा, वो गाली देते रहेगा, यार 5,000 मिळाले असते तर बरं झालं असता। बट गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं रहने दो, काम का चीज है। ये 10% वो काटता है प्रोविडेंट फंड के नाम पर। और मेरे दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। प्रोविडेंट फंड में अगर आप देखोगे तो 5,000 रुपया जहां पर एक्स के सैलरी से कट हुआ है, वहां पर बोला गया है दैट द कंपनी विल मेक एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपनी विल मेक एन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब 5,000 रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके अकाउंट में जमा करेगा। यानी एक्चुअली उसके अकाउंट में जमा कितना होगा, 10,000। उसके जेब से गया 5,000, लेकिन अकाउंट में जमा हुआ 10,000। समझ रहे हो क्या? अट्रैक्ट करने के लिए बोला है कि जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जाएगा। अब इससे क्या फायदा मेरे दोस्तों, एक साल में अगर हम लोग बात करें तो ये बंदे का महीने का 5,000, तो एक साल का हम लोग देखें तो 1,20,000 रुपया जमा हो गया। Now friends, let us say that assuming that the service period is 30 years, मैं राउंड फिगर ही ले रहा हूं, 30 साल बंदे ने काम किया कंपनी में, तो टोटल अमाउंट जो जमा होगा प्रोविडेंट फंड में, that will be 1,20,000 multiplied by yes 30 years, 12 3s are 36 आणि वरती 5 शून्य, म्हणजे जमा झाले 36 लाख। 360 lakhs नहीं रहे। विनय सिंह तू सिर्फ कॉपी कर रहा है बेटा, मेरे को दिख रहा है। आई एम इग्नोरिंग योर मैसेजेस, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई और टाइप करता है तो कॉपी करता है, और तेरा आदत बहुत जुना आदत है, बंद कर दे अगर हो सके तो, ठीक है? इट्स वेरी बैड। आई एम नॉट आस्किंग योर आंसर्स एट ऑल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग। बाकी लोग, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो विनय सिंह डायरेक्ट उठा के कॉपी करता है। सो 1,20,000 रुपया साल का जमा हुआ, 30 साल में 36 लाख रुपया जमा हो गया। अब 36 लाख रुपया रिटायरमेंट वाले दिन उसको मिला। आप सोचो एक्स के जगह पे होते तो कितना मजा आता है, व्हाट अ फीलिंग। अच्छा 36 लाख ही मिलेगा क्या उसको? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इतना पैसा उसने कंपनी ने जमा किया, तो कंपनी क्या करता है, हर महीना हर साल जो पैसा आता है उससे इक्विवेलेंट अमाउंट का वो इन्वेस्टमेंट खरीदता है। क्या खरीदता है? वो इन्वेस्टमेंट खरीद के रखता है। क्यों इन्वेस्टमेंट खरीदता है? कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट क्यों खरीदता है दोस्तों? ताकि जब देना पड़े तो आराम से दे सके। और ये इन्वेस्टमेंट पर नेचुरली क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुन के सोच समझ के बताना मेरे दोस्तों। ये जो इंटरेस्ट मिलेगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में, ये जो पैसा 36 लाख है, ये कंपनी का है कि एक्स का है?
36 lakhs belongs to whom? Yes, it belongs to X. Though it is with the company, though the investment is made by the company, but remember that it belongs to X. So on behalf of the employee, तो इसके ऊपर जो भी ब्याज मिलेगा, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा मेरे दोस्तों, मेरे को बताओ वो X को बिलोंग करेगा कि इट विल बिलोंग टू द कंपनी? That will also belong to, not to the company ऋषिका, it will belong to X. आपका पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है आपके बदले में, तो ब्याज जो मिलने का है वो X को ही मिलेगा। और ऐसा मत सोचना कि ये छोटा मोटा रकम रहेगा, इट विल बी ए ह्यूज अमाउंट, क्योंकि 30 साल इज ए बिग 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 टाइम। यानी एट द एंड या ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, Mr. X will receive 36 plus 24 is around 60 lakhs, and this is just by saving 5,000 rupees per month. So my dear friends, as an employee, this is something very 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 important ऑर्गेनाइजेशन को भी और कंपनी को भी। अब ये 60 लाख रुपीस एक्स के अकाउंट में है और एक्स रिटायर हो गया, मेरे को बोलो क्या वो खुश रहेगा क्या? मतलब कम से कम फाइनेंशियली तो ही विल बी फ्री यार। 60 लाख रुपया बैंक में रखा, एफडी में रखा, प्रॉपर इन्वेस्ट किया, तो नेचुरली उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और वो ब्याज से वो उसका मेडिकल एक्सपेंसेस और जो भी एक्सपेंसेस है वो सब का ख्याल कर सकता है। और 60 लाख रुपया अकाउंट में रहेगा ना मेरे दोस्तों, बच्चे लोग भी बहुत इज्जत करेंगे, तुमको घर से बाहर ही नहीं छोड़ेंगे, अपना इज्जत भी बना रहता है। अरे मैं बहुत फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं, ध्यान में रखना, रोज आके बोलेंगे पप्पा आई लव यू। 60 लाख रुपया अकाउंट मध्ये आहे तुमच्या, माझ्यावर आशीर्वाद असू द्या। और बाय चांस बेटे ने बोला घर से बाहर निकल, तो बोलने का थैंक यू सो मच, 60 लाख रुपया मैं वापरेगा अपने आप के लिए। So Provident Fund is one of the most beautiful schemes. हाँ, this is available only for permanent employees. श्रेया ने पूछा अभी बंद हुआ है ना, बंद बोला तो क्या रहता है? It is compulsory for government employees even today. प्राइवेट में अभी बहुत सारा काम कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, इसीलिए वो नहीं एप्लीकेबल होता, ठीक है। और लेकिन ऑप्शन है तुम्हारे पास, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अब मेरे जैसा बिजनेसमैन जो है, मेरे को मालूम है मेरे को कोई प्रोविडेंट फंड देने वाला नहीं है। हम लोग सब लोगों का हालत वो शोले पिक्चर जैसा है। शोले पिक्चर देखा है क्या? शोले पिक्चर नाम सुना है क्या? 1975 का मूवी है, लेकिन आज तक बाबा गब्बर सिंह बहुत फेमस है। तो गब्बर बोलता है, वो लास्ट का क्लाइमैक्स का सीन है जहां पर वो हेमा मालिनी का नाम बसंती रहता है, उसको बांध के रखा रहता है, और नहीं उसको धर्मेंद्र को बांध के रखा है, और हेमा मालिनी बहुत अच्छी डांसर रहती है। तो गब्बर सिंह बोलता है जब तक तेरे कदम चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, है ना? इतना प्यार से नहीं बोलता है। तो अपने सारे लोगों के लिए ये बहुत एप्लीकेबल डायलॉग है, काम का डायलॉग है। कैसे सर? जब तक मेरे लेक्चर चलेंगे तब तक मेरे फीस मिलेंगे, वैसा हिसाब है। जब तक तुम काम करोगे तब तक पगार मिलेगी। अपन सब बसंती जैसा है। एक बार काम से रिटायर हो गया, एक बार मैं सिखाना बंद कर दिया, तो ना तुमसे कोई वास्ता रहेगा, ना कोई तुम आके मेरे को पूछोगे सर खाना खाया क्या।
इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जब तक हम लोग साथ है तब तक अच्छा है, उसके बाद तो क्या है, तू कौन मैं कौन। सो ऐसे टाइम पर पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, काम में आता है। जो प्रोविडेंट फंड जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को देता है, जो नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट में काम करते हैं जिनका पगार में से प्रोविडेंट फंड नहीं कटता, उनका जो है डायरेक्टली वो अमाउंट जो है यू कैन कीप इट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड इट्स अ वेरी हेल्पफुल थिंग, एवरीबडी मस्ट डू दैट। ठीक है। पेंशन, पेंशन कुछ लोग लिख रहे थे, पेंशन इज अ डिफरेंट प्लान ऑल टुगेदर। पेंशन में मंथली पेमेंट्स होता है, इसमें जो है लमसम अमाउंट मिलता है, दोनों में फर्क है। इसमें भी बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें भी आप मंथली पेमेंट्स ले सकते हो। ठीक है। तो उसको अनकम्यूटेड पेंशन बोलते हैं, एक होता है कम्यूटेड पेंशन। सर पर पीपीएफ नहीं, 5,000 नहीं बेटा, उसमें कोई लिमिट नहीं होता, तुम चाहिए उतना पैसा पीपीएफ में डाल सकते हो। ऑफकोर्स एटीसी में उसका टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, 1.5 लाख रुपए तक का है, तो उससे ज्यादा कोई डालता नहीं। वैसा भी साल भर में अगर इतना भी कर लिया तो बहुत हो गया, तो वो सब चीज फिर बहुत ऑफ ट्रैक हो जाता है। फिलहाल पीपीएफ का कंसेप्ट सब लोगों को समझा गया, एकदम सिंपल एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया पीपीएफ एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। Yeah, I did assume that interest, but believe me, Anish, if you are investing 1,20,000 per annum for 30 years, the amount of interest received will be huge. मैंने वो राउंड फिगर लाने के लिए किया हुआ है, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड होते जाता है, ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। तो हमारे लिए सर इसमें सब क्या है, याद रखना, हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एम्प्लॉयर। हम लोग हमेशा फाइनल अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं, एम्प्लॉयर का फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। हमारा अकाउंटिंग, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का बेस नहीं होता है। तो हमारे लिए क्या काम का चीज है, तो पहला चीज, जो कंपनी ने 5,000 रुपया अपने जेब से डाला था, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जरा सोच समझ के बताओ, हर महीना कंपनी जैसा एक्स को पगार देता है वैसा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस बिकम्स अवर एक्सपेंस। यस, वेरी गुड मंजीश। एंड इफ इट इज अवर एक्सपेंस, इसका इफेक्ट आप लोग को आगे तो आता है, आएगा ये कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। यहां पर लिखोगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आएगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, एनी इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी थॉट प्रोसेस, बिंदा समझ लो, इट इज एन एसेट, तो इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट, एसेट साइड। तीसरा, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपके हिसाब से क्या है, प्रोविडेंट फंड में जितना पैसा जमा है 36 लाख रुपीस, क्या करना है हम लोगों को, इट इज द अमाउंट विच इज पेबल, इट इज द अमाउंट विच इज पेबल टू द एम्प्लॉई ऑफ कोर्स। इसीलिए हम लोग लिखते वक्त प्रोविडेंट फंड को कहां पर लिखेंगे, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। And definitely the most controversial item is interest on provident fund investment. मैक्सिमम लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, याद रखना, ये भी हमको वो इंटरेस्ट जब फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो उसमें अपने को साथ में देना पड़ता है, इसीलिए ऐड टू प्रोविडेंट फंड किया जाएगा। तो जो प्रोविडेंट फंड लिखोगे बैलेंस शीट में, इट शुड बी रिटन इन इनर कॉलम। तुम लोग को ट्रायल बैलेंस में ये 4 आइटम्स दिए जाएंगे, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, नहीं कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वो अपना पैसा नहीं है। सबसे पहला बात याद रखना, वो पैसा अपना नहीं है, वो एम्प्लॉय का पैसा अपन ने इन्वेस्ट किया है। तो इंटरेस्ट आएगा तो एसेट, क्योंकि वो तू तेरे नाम पे रखा है,
तेरे को किसी को पैसा देना है तो यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट। मैंने तेरे को 1 लाख रुपया दिया, बोला सूरज मेरे को 1 साल के बाद देना। अब देर आर टू ऑप्शंस, तू या तो बिजनेस में यूज करके मेरे को 1 लाख रुपया 1 साल के बाद देगा, या तू बोलेगा कौन रिस्क लेगा। ठीक है, मैं 1 लाख रुपया मेरे को मालूम है वहां पर मैं इन्वेस्ट करके रखता हूं, जब मैं पैसा मांगूंगा तब तू वो इन्वेस्टमेंट बेचेगा, मेरे को पैसा देगा ब्याज के साथ। वो ब्याज तेरे को कहां से मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। इज इट क्लियर सूरज? या, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. So these 4 items will be given to you in trial balance: provident fund contribution, provident fund investment. These will be given in trial balance debit side. तो contribution P&L debit में लिखोगे, investment assets में लिखोगे, और provident fund और interest on provident fund दोनों balance sheet liabilities में आता है। provident fund inner column में लिखोगे और interest on provident fund investment उसमें add हो जाएगा। बोलो कैसा लगा concept? How did you feel this concept? Nice one, says Aditya. Simple, good, but important from 12th board examination point of view. Okay, fine. Before moving ahead, I hope all of you remember we had learned interest on capital as an adjustment. आपको याद है interest on capital का adjustment? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट क्या है? डबल इफेक्ट। जिनको याद है जरा लिखो चैट बॉक्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डबल इफेक्ट किस किस को याद है? मैं देखूं, बुक्स ढूंढने को चालू मत करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ाई करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट वाला लिस्ट निकाल के पढ़ते रहो। Wrong, wrong, Shreya. Profit and loss account, debit side. Yes, Anish, very good. Sneha, correct. Partners capital account, credit side. अनन्या रॉन्ग, दोनों डेबिट डेबिट नहीं हो सकता बेटा, याद रखो एडजस्टमेंट में भी एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। One more very important thing which I have observed yesterday, I would like to share with all of you. Many of you are not doing the questions properly. बाद में फाइनल अकाउंट्स नहीं समझा बोलोगे तो फिर तुम लोग खुद जिम्मेदार हो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई नहीं किया, बाद में समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन लेक्चर समझता नहीं बोलोगे तो आप ही जिम्मेदार रहोगे। प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि होमवर्क में ना ऐसे ऐसे फनी फनी इंसिडेंट्स है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं तो रिकॉर्डिंग चालू है, चलो मैं शेयर करता हूं। कुछ लोगों का ना वो आरडीडी का फॉर्मूला का अमाउंट आउटर कॉलम में आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर सब बरोबर है। ये कैसे जादूगर लोग हैं? मतलब सिर्फ छाप रहे हो या किसी का आंसर उठा के लिख रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, और ऐसा एक नहीं 8-10 लोग हैं। और कुछ लोगों को मैंने कल ही 1 घंटा सॉल्व करने का बोला था, वो आज शाम तक मेरे को होमवर्क आ रहे थे। दिस इज नॉट गुड, लेट मी पुट ऑन रिकॉर्ड, दिस इज नॉट गुड हैबिट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 1 घंटा टाइम दिया है तो आपको होमवर्क कल के कल ही करना है। वो तुम एक तो प्रोकास्टिनेट करोगे, उसको लेट करने को जाओगे तो वो बढ़ते जाएगा। और क्या होएगा, उन्हें क्या एक क्वेश्चन जब बाकी है तो अपने को लगेगा यार उद्या कर तो 2 बाकी हो जाएगा ना, फिर बोलोगे यार खूप वेळ लागतो, फायनल अकाउंट्स ना 40-40 मिनिटं लागतं, माझ्याकडे आता 2 तास नाहीये, मी उद्या करेल। 3 दिन आपने पोस्टपोन कर दिया ना, बिलीव मी जिंदगी में आप फाइनल अकाउंट्स करने वाले नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करने का अपने को आदत नहीं है। डर थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद डर भी निकल जाता है। काय करणार? फिर कोई तो भी ज्ञानी आके बोलता है 1 खून का भी सजा फांसी है, 10 खून का भी सजा फांसी है, तो 1 क्वेश्चन नहीं किया तो भी वही सजा है, 10 क्वेश्चन नहीं किया तो भी वही सजा है, चल काहीच करू नये अपन। हाँ, लोगों का सोच बहुत विचित्र है, ये तो मैं लाइव क्लासरूम में बोलता था।
क्या आप एक दिन छोड़ोगे ना, प्रोकास्टिनेट कर दोगे ना, आज का काम कल पे ढक लोगे, तो फिर गया काम से, वो कल कभी नहीं आता। बहुत बर्डन होता है, ठीक है, तो तकलीफ वाला काम है, तो प्लीज डोंट फॉल इन दैट ट्रैप. लेट मी रीड फॉर यू क्वेश्चन नंबर 17. I hope everyone is there. Mr. Ram and Mr. Sham were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2003 and balance sheet as on that date. Purchases, we all know trading account debit side. I want all of you to write the effect of patent rights. कहां पर आएगा patent rights? Patents. Yes, very good, Sneha Sharma. Balance sheet asset side. यस, चार जन का ही जवाब है, बाकी लोग सब सो गए क्या? बाय द वे, आशुतोष पांडे, क्या आज लेक्चर ज्वाइन किया है क्या? नहीं, आशुतोष पांडे नहीं, आई एम सॉरी, आशुतोष फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम भूल गया. राज पांडे तेरा दोस्त है ना वो? आशुतोष अगर आया हो तो हाय भेजो. आशुतोष शायद, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज देयर. अरे तेरा रेफरेंस दिया उसने, आशुतोष पाठक है शायद, तेरा फ्रेंड है बोला. हाँ, आशुतोष पानीग्रे, आई एम सॉरी, करेक्ट. या आशुतोष पानीग्रे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्लासमेट. वही बोला उसने, दोस्त है मेरा करके, राज पांडे. ओके, आज सुबह वो आके गया, बोला लेक्चर अटेंड करेगा. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म. एनीवेज, सो पेटेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इज नथिंग बट पेटेंट राइट्स. कौन सा प्रकार का एसेट है, किसी को याद है? विच टाइप ऑफ एसेट इज पेटेंट राइट्स? डज एनीबडी रिमेंबर? Which type of asset? Very good. It is an intangible asset. Fixed में भी tangible, intangible होता है ना बेटा? Yes, intangible. मैं ये उन लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं जो लोगों ने सुना नहीं है. रिमेंबर, intangible यानी वो दिखता नहीं है. सिंपल शब्दों में पेटेंट राइट्स क्या है, कोई बता सकता है क्या? वेरी सिंपल वर्ड्स. व्हाट इज पेटेंट राइट्स? क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने? यस, डिजाइन. नहीं रे रोहन, तू रॉयल्टी में जा रहा है. इट इज डिजाइन, इनोवेशन, फॉर्मूला, ठीक है. ये सब चीज जो रहता है जिसका हम लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन्वेंशंस, इसका पेटेंट्स होता है. इसका क्या होता है? पेटेंट. नहीं, ऑथर का कॉपीराइट होता है. अमल, तो पेटेंट राइट्स यानी कोई नया डिजाइन, कोई फॉर्मूला, कोई तुमने नया इन्वेंशन किया है तो उसका आप पेटेंट ले सकते हो. कोई प्रोसेस का, कोई प्रोडक्ट का आप पेटेंट कर सकते हो कि ये आपने बनाया हुआ चीज है. ओके, बिल्डिंग्स, बैलेंस शीट एसेट साइड. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैलेंस शीट एसेट साइड, सॉरी, I'm very sorry. Profit and loss account debit side. Sundry debtors, balance sheet asset side. Wages and salaries. हरिता तू बोल, wages and salaries किधर आएगा? Very good, perfect. Yes, trading account debit side because the first word is wages. I hope that clears your doubt. Audit fees. Audit fees क्या होता है दोस्तों? What is audit fees? Expenses. No, not legal expenses. Wrong.
Yes, it is a fees paid to a CA, that is audit fee. Supervision is wrong. Yeah, accountant professional fees charged by a chartered accountant is called as audit fees. Auditor को जो दिया जाता है, that is audit fees. So it will come in profit and loss account debit side. Yeah, sundry expenses again profit and loss account debit side. Furniture balance sheet asset side. Provident fund investment कहाँ लिखोगे रे? Provident fund investment. यस, बैलेंस शीट एसेट साइड. अब भी हमने सीखा कैश भी वहीं पर आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किधर आएगा? यस, वेरी गुड अनीश. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, परफेक्ट. कैरेज इनवर्ड लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और जनरल एक्सपेंसेस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. I hope everyone is clear with this. Great. Super. Wonderful. किसी को नहीं समझता रहेगा तो प्लीज पूछ लेना. नेहा पाटिल, काय स्टेटस है बेटा तुझी आता? आर यू एबल टू कनेक्ट? ग्रेट, गुड, थैंक यू सो मच. कैपिटल्स हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में. प्रोविडेंट फंड, बोलो प्रोविडेंट फंड कहाँ लिखोगे रे? प्रोविडेंट फंड, यस, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. कहाँ लिखेंगे हम लोग उसको? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आएगा. अब यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, इट्स फाइन. बट अगर आता था तो ऐड करते थे, नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख लेंगे. क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज में आएगा, बैंक लोन भी लाइबिलिटीज में आएगा. सेल्स लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. अब एक ऐसा चीज जो आपने बहुत बार सुना है लेकिन पहली बार आ रहा है, वो है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में. मेरे दोस्तों, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर ट्रायल बैलेंस में आया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर ट्रायल बैलेंस में आया तो बोलो कहाँ लिखोगे, या क्या है वो? What is reserve for doubtful debts in trial balance? Very good. It is old RDD. Don't say just RDD. It is old RDD. अच्छा, ओल्ड आरडीडी हम लोग फॉर्मूला में हमेशा लिखते थे, आज तक डैश या जीरो आता था. आज तक डैश या जीरो आता था. अब यहाँ पर कुछ वैल्यू आया है तो अपने को समझना है कि वो लेस करना है, और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज होगा. यस, करेक्ट करेक्ट. परचेज रिटर्न, अच्छा उसका अमाउंट थोड़ा नीचे हो गया. आरडीडी का अमाउंट 250 और परचेज रिटर्न 3500 है. सबको समझा ना वो चीज? इधर एक एक लाइन नीचे आ गया है, प्लीज बी केयरफुल. या ओके, तो आरडीडी पहली बार आ रहा है, बी केयरफुल. एडजस्टमेंट सेज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट 15,000 while its market price is 18,000. क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस दिया है 15,000, मार्केट प्राइस दिया है 18,000. बोलो कौन सा वैल्यू लोगे दोनों में से? Yes, very good. Whichever is less, that is 15,000. And I am sure you know the effects. Trading account credit side and balance sheet asset side. Now comes a new challenge for all of you. अगला एडजस्टमेंट मैंने सिखाया नहीं है. मैंने अगला एडजस्टमेंट सिखाया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सोच के मुझे जवाब दो. लेट मी सी हाउ मेनी फर्टाइल ब्रेन्स आई हैव. फर्टाइल ब्रेन समझते हो क्या? एक्चुअली फर्टाइल लैंड सुना होगा, सुपीक जमीन जिसमें क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं. वैसा फर्टाइल ब्रेन्स जिसमें आइडियाज जल्दी ग्रो होते हैं, है ना. अपना इन्वेंशन है वो, पेटेंट कराओ मत रे, मेरा है वो. ऑन 31st March 2003 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज 500. सेंटेंस ध्यान से पढ़ना. वेट श्रेया, वेट, होल्ड ऑन योर हॉर्सेस. झट से छोड़ो मत, मीनिंग समझो पहले. कि साल जब खत्म हुआ
मैंने साल के शुरुआत में आई हैड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफ 1750। मान के चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि ये जो है ना, मैंने क्लासरूम के लिए जो मार्कर पेन हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वो खरीदा 1750 रुपए का। मान के चलो 50 बॉक्स खरीदा है ना पेन का, बिल हुआ 1750। साल खत्म हो गया, 50 बॉक्स में से हमारे स्टाफ ने 45 बॉक्स यूज कर लिया, ठीक है। अब बचे वहां पर 5 बॉक्स जिसका कीमत निकाला गया 500 रुपया। देखो मैं इतना इजी एग्जांपल दे रहा हूं। अब मुझे बताओ आपके हिसाब से दोनों इफेक्ट लिखना, क्या इफेक्ट्स आ सकता है? P&L credit, P&L debit, assets is correct. Harita and Anish, very good attempt. But पहला इफेक्ट में गड़बड़ है। ब्यूटीफुल स्नेहा शर्मा। P&L डेबिट P&L क्रेडिट में क्या आप अलग से थोड़ी लिखने वाले हो? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इफेक्ट है लेस फ्रॉम स्टेशनरी। मेरे दोस्तों मैंने 1750 रुपए का स्टेशनरी खरीदा, उसमें से 500 का बच गया, उसमें से 500 का बच गया। मतलब ये साल मैंने 1250 रुपए का ही स्टेशनरी यूज किया है। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप ए यस। Now these are the beautiful brains. Sneha Sharma, I hope that you told on your own. तेरा भाई आजू बाजू में पंकज बैठा नहीं है। गुड। तूने बोला लेस होगा ना सर। आई अंडरस्टूड अनिश, दैट इज फाइन। I can 100% agree what you are doing. I want to see your creativity. सूरज, you are 100% correct बेटा, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था तेरे में। जब अपन आंसर देते हैं तो सर ऐसा होगा ना, ऐसा करेंगे ना, दैट इज वन वे। सर लेस होगा, ऐड होगा, रॉन्ग होने वाला, थोड़ा और कॉन्फिडेंस। आप स्नेहा शर्मा का आंसर देखो, जब मैंने ब्यूटीफुल बोला तो शी सेड लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है, किसी को अभी तक किसी के दिमाग में आया क्या सर ये तो ये वाला एडजस्टमेंट है, ऐसा किसी के दिमाग में आया क्या? तुमको लगता रहेगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नया है, नया नहीं है, शब्द को घुमाया है। भाषा, भाषा बहुत बड़ी चीज है। ऋषिका, आउटस्टैंडिंग में आप लेस करते हो क्या? यस मिस्टर विजय अय्यर, इट इज प्रीपेड। मैंने क्या एग्जांपल दिया? 1750 का पेन खरीदा, 500 का पेन मेरे पास पड़ा है, 500 का पेन मेरे पास पड़ा है, मतलब जो पड़ा है मैं उसको अगले साल यूज करूंगा ना, अगले साल का खर्चा मैंने ये साल किया। देखो मेरी बातें समझ में आती है कि आपको? मैं बहुत ऐसा उल्टा सीधा करके बात करता हूं। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज नथिंग बट इट इज प्रीपेड। फिर कोई बोलेगा सर हेच पहिले सांगायचं ना, आम्हाला टेन्शनच नसतं, आम्ही बोललो असतो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज नथिंग बट प्रीपेड। कितना सिंपल है। लेकिन उधर प्रीपेड शब्द नहीं लिखने का। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनर कॉलम 1750 लेस प्रीपेड, सॉरी लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500,
आउटर कॉलम 1250। बोलो समझा क्या? और बैलेंस शीट एसेट्स में भी लिखते वक्त स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ही लिखने का मतलब, देखो सिंपल चीज को इन लोग घुमा के देते हैं एग्जाम में। फिर बोलता है प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर्स म्हणजे काय दोस्तों? Provide for doubtful, reserve for doubtful debts. Yes, it is new RDD. What is that? New RDD. So new RDD क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम डेटर्स, तो बैलेंस शीट एसेट्स में 35,000 डेटर्स लेस, हम लोग करेंगे डेटर्स में से न्यू आरडीडी 35,000 में से हम लोग न्यू आरडीडी 5% यानी 1,750 रुपया लेस करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मूला है अपने पास, उधर न्यू आरडीडी में 1,750 आएगा और उसमें से ओल्ड आरडीडी जो है 250 रुपया कम हो जाएगा। समझा क्या सबको? अब बोलता है डिप्रीसिएट बिल्डिंग एट 5% एंड पेटेंट्स बाय 10%। डिप्रीसिएशन बोला है बिल्डिंग और पेटेंट्स के ऊपर। अभी डिप्रीसिएशन आपको आता है, मैं मान के चलता हूं। फिर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। सिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज के लेक्चर की शुरुआत में मैंने रिवीजन किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, उधर लिखने का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, राम 30,000 का 5%, 1,500। श्याम 40,000 का 5%, 2,000। दोनों का टोटल आएगा 3,500। एज यूजुअल आई विल लाइक टू शो यू हाउ टू प्रिपेयर दैट, हाउ टू राइट दिस। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यस यस, परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट विल कम अप। So we are talking about question number 17. जो important adjustments है, definitely I would like to share with all of you once so that you can understand it better. Partners capital account. कौन कौन है पार्टनर्स इधर रे? Who are the partners? Mr. Ram and Shyam. Okay. What all things I have to talk to you? First, I have to talk about फर्दर बैड डेट्स, सॉरी डेटर्स के बारे में हम लोग एडजस्टमेंट समझ लेते हैं।
ध्यान दो, डेटर्स हम लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिया है 35,000। कभी भी याद रखना, पहले आप वो फॉर्मूला में नहीं जा सकते हो, पहले आप डेटर्स में आओगे, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। 35,000 का 5% होता है 1,750। आई होप दिस इज वेरी क्लियर विथ एवरीबडी। 33,250, ये आपने बहुत बार किया हुआ है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट पे ध्यान देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर बैड डेब्ट्स भी नहीं है, पे अटेंशन केयरफुली, और फर्दर बैड डेब्ट्स भी नहीं है। न्यू आरडीडी है 1,750, तो ये तीनों का टोटल आपको अगले लाइन में लेना है 1,750। अब यहाँ पर ओल्ड आरडीडी दिया है 250, ये मैंने ओरली बोला हुआ है लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ आपको। सो आउटर कॉलम आएगा 1,500। ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी कंसेप्ट क्लियर विथ एवरीवन? ग्रेट। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना मेरे दोस्तों, कोलन डैश अंडरलाइन, फिर लिखोगे राम और श्याम। राम का कैपिटल 30,000 है तो 5% होएगा 1,500, और श्याम का कैपिटल 40,000 है तो उसका कैपिटल का 5% होगा 2,000। टोटल आएगा आउटर कॉलम 3,500। और सेकेंड इफेक्ट, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी आपने बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा रहेगा, वहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम के कॉलम में 1,500 और श्याम के कॉलम में 2,000। इधर टोटल नहीं आता, इधर इंडिविजुअल कॉलम में उनका उनका अमाउंट आएगा। 1,500 राम के कॉलम में, 2,000 श्याम के कॉलम में। समझा क्या? क्या मैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी लिख के दिखाने का जरूरत है आपको? क्या आप समझ गए उसको प्रॉपरली? Perfect. Last adjustment is goods of rupees 10,000 were destroyed by fire. Insurance company admitted a claim of 8,000. ये कल ही सिखाया था मैंने। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम 8,000 और बाकी का 2,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू लॉस बाय फायर। Perfect. So I hope you can solve this question number 17 on your own now.